हेलो स्टूडेंट्स। मेरी बात हो रही है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ जो इन दिनों मैथ्स की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने वेक्टर टॉपिक कर लिया होगा, एडिशन और प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स यानी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया होगा। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बिल्कुल नया है, डेफिनेशन समझने के बाद, लिखने के बाद भी क्वेश्चंस को कैसे करें, क्या प्रेजेंटेशन दे, समझ में नहीं आता। एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन कॉन्फिडेंस अभी भी मिल नहीं रहा। तो क्यों ना अब एनसीईआरटी से ऊपर चलते हुए एग्जाम्पलर पर एंटर करते हैं और मैं आपको एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगा। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उन सबको देखना, उन पे कमेंट करना और प्रेजेंटेशन को भी अच्छे से समझना। तो आ जाओ, जल्दी से एंटर करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पलर। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। यानी एक बहुत बहुत आसान सा लॉजिक। मान लीजिए जो वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी वेक्टर के सम को पी वेक्टर ले लेते हैं। लेट पी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखिए, आई इसमें तो आई है नहीं, तो ये 2i हो जाएगा प्लस जे और प्लस 2k ऐसा आ जाएगा। और हमारा टारगेट है पी कैप इन द डायरेक्शन ऑफ पी। तो पी कैप इज पी वेक्टर अपॉन मॉड पी। और अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं पी वेक्टर का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 4, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और फिर से के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4, तो ये हो जाएगा 3। तो आंसर आएगा 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन 3। लेकिन बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या है कि आप इसे कॉम्पोनेंट बाय कॉम्पोनेंट लिखें, यानी इनको अलग अलग लिख दें इस तरह से। तो हो गया पहला क्वेश्चन। अगर ये कहते कि कितने यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल है विद द सम ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, तो वो दो होते, याद रखना। एक इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स और दूसरा होता अपोजिट डायरेक्शन। बट यहां तो क्लियरली लिख दिया था इन द डायरेक्शन, तो एक ही यूनिट वेक्टर आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये एग्जाम्पलर का सेकंड क्वेश्चन है और आपको बहुत इजी लग रहा होगा। दोनों पार्ट्स करते हैं जल्दी से। और फिर से देखिए, इसमें खास बात, ए वेक्टर दिया हुआ है, यू कैन इजीली सी आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 6 टाइम्स ऑफ बी। तो हम फिर से एक स्मार्ट वर्क करते हैं, हम लोग पी वेक्टर ले लेते हैं विच इज 6 टाइम्स ऑफ बी, और जल्दी से बी के हर एक कॉम्पोनेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12i प्लस 6j माइनस 12k। और अब हमारे को पी कैप निकालना होगा, और पी कैप होगा पी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ये होगा 144 प्लस 36 और माइनस 12 का स्क्वायर भी 144 होगा। सो दिस इज 288 प्लस 36, ये हो जाने वाला है 4 12 324 18, और हम इसे डिवाइड कर देंगे। लेकिन बच्चों, ये एक लेंथी मेथड है। आप तो इससे भी खुश हो रहे होगे कि यार सर ने अच्छा बता दिया। देखिए, तो अब हम इसे 6 से कैंसिल कर लेते हैं। 2i बाई 3 प्लस 1j यानी 1 बाई 3 j बाई 3 माइनस 2k बाई 3। ये मेथड डायरेक्ट मेथड लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हो गया क्वेश्चन। लेकिन हम एक ट्रिक भी तो यूज़ कर सकते थे, और वो ट्रिक ये थी कि आप इस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई मत करते, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े मैग्नीट्यूड आपके पास नहीं आते। फिर हम क्या करते इसके लिए, हम करते दैट पी वेक्टर इज 6 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ पी इज मॉड ऑफ 6 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। 6 बाहर आ जाता और हम सिर्फ बी वेक्टर का मॉड कर लेते, यानी मैग्नीट्यूड निकाल देते, और ये मैग्नीट्यूड आता अंडर रूट ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज के साथ। ये देखिए, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
और जे का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और के का कोएफिशिएंट -2 है, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 + 1 + 4, यानी ये हो जाता 6 × √9 विच इज़ 3, यानी 18। और हम बहुत जल्दी से आंसर निकाल लेते, यानी इस तरह से, और आंसर सेम आता हमारे पास। ध्यान से देखिए, जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है तो हम लिखते हैं 6b/18, यानी b वेक्टर अपॉन 3, और b वेक्टर तो हमें मालूम है, ये देखिए जल्दी से आंसर आ गया। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको पहला मेथड ठीक लग रहा है कि ट्रिक मेथड ठीक लग रहा है। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो आप मेरा आंसर जानते हो कि ट्रिक मेथड। लेकिन सेकंड पार्ट जब हम करेंगे, अब जब हम सेकंड पार्ट करेंगे, इसमें कोई ट्रिक लगने वाली नहीं है। ऐसा मत कर लेना भूल कर कि पूरा मॉड लगा लिया और फिर इसको अलग अलग लिख दिया, ऐसा मत करिएगा। दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। तो आपको एक वेक्टर जनरेट करना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड के अंदर हम जब भी प्लस या माइनस होता है अलग अलग नहीं लिख सकते, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, और ऐसे ही माइनस के लिए होता है, इसमें ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगती है। तो आइए दूसरा वेक्टर जब हम निकालने जा रहे हैं तो हम इस बार इसको क्यू वेक्टर ले लेते हैं, यानी क्यू वेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सेकेंड है ये पार्ट, और हम जल्दी से 2 टाइम्स ऑफ ए यानी 2i प्लस 2j प्लस 4k माइनस ऑफ ये लिख लेते हैं। और अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ये इससे कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास आ रहा है j वेक्टर प्लस 6 टाइम्स ऑफ k वेक्टर। हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस बी, यानी हमें फाइंड करना है क्यू कैप। तो मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, j का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 36, यानी ये हो जाएगा √37। सो क्यू कैप विल बी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। सो आंसर आएगा j/√37 प्लस 6k/√37। तो यहाँ हमने दोनों पार्ट्स कर लिए। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी यूनिट वेक्टर ही मांग रहा है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ where P and Q have coordinates 5, 0, 8, 3, 3, 2। तो हमें सबसे पहले पोजीशन वेक्टर जनरेट करने पड़ेंगे, यानी हमारे को OP वेक्टर जनरेट करना पड़ेगा। OP वेक्टर इज 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 8k कैप। आप चाहें तो 0j कैप लिखें, वरना आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। OQ जो होगा वो है 3i प्लस 3j प्लस 2k। अब हमारे को PQ वेक्टर जनरेट करना है और फिर यूनिट वेक्टर। तो PQ वेक्टर आपको मालूम है OQ माइनस OP से जनरेट हो जाएगा। ये दो पोजीशन वेक्टर्स हैं क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स यहां दिए हुए हैं, इस वजह से। सो ये हो जाएगा 3 - 5 - 2i, और 3j तो एज इट इज रहेगा, और यहां पर हो जाएगा -6 टाइम्स ऑफ k कैप। हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ, यानी हमारे को सिर्फ मॉड निकालना है PQ का, और उस मैग्नीट्यूड को PQ वेक्टर से डिवाइड कर देना है। तो आइए जल्दी से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं PQ का, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और -3 का स्क्वायर 36, √49 7। अच्छा लगता है जब परफेक्ट रूट एक इंटीजर वैल्यू होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और PQ यूनिट वेक्टर आ गया है, जिससे कि अब मैं इसे डायरेक्टली इस तरह से कंपोनेंट बाय कंपोनेंट डायरेक्टली लिख रहा हूँ। देखिए ये आंसर आ गया। और जब कभी भी आप आंसर लिखते हैं उसको अंडरलाइन करें या बॉक्स में रखें, जो एक अच्छी प्रेजेंटेशन मानी जाती है। आइए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक हम यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे थे। देखिए इसमें क्या मांग रहे हैं। इफ़ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर दी पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली,
देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। देखिए याद रखिए, जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं और किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करना हो वेक्टर फॉर्म में, तो हम टर्म यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर। सो ये क्या मांग रहे हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इन बी ए प्रोड्यूस सच दैट बी सी इज 1.5 टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर। यानी यहां पर ऐसा कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम ओ ए को ए वेक्टर ले लेते हैं एंड ओ बी को बी वेक्टर ले लेते हैं, और हमें यहां पर इस तरह से दिया हुआ है दैट बी सी इज 3/2 टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर। और इससे पहले क्वेश्चन में हमने पी क्यू वेक्टर को जनरेट करा था विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। तो वही बेनिफिट हम लेते हैं कि बी सी वेक्टर को लिख लेते हैं ओ सी माइनस ओ बी एंड दिस इज 3/2 टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर विच इज ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब टारगेट तो है हमारे पास यहां पर ओ सी वेक्टर, तो इसी को फोकस करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ ओ सी वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ओ बी वेक्टर, 3 टाइम्स ऑफ ओ ए वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ओ बी वेक्टर। तो 2 टाइम्स ऑफ ओ सी वेक्टर इज, जब मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ इस तरफ, तो ये हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। यानी फाइनल आंसर आ रहा है ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू 3a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर आ रहा है हमारे पास। ये देखिए इस तरह से आंसर आ गया। और अब इसी चीज को हम ज्योमेट्रिकली भी समझते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप डायग्राम्स के थ्रू भी क्वेश्चन को विजुअलाइज करें, क्योंकि वेक्टर 3D में ये बहुत ज़रूरी है। हमें बोला गया है कि ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। ओ ए के लिए ए वेक्टर रखा गया है, ओ बी पॉइंट बी के लिए बी वेक्टर रखा गया है, और बी ए प्रोड्यूस पर एक पॉइंट लिया गया है सी, और टारगेट है ओ सी फाइंड करना। ओ सी हमें वेक्टर फाइंड करना है, यानी पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर क्रिएट करना है। हमें बोला गया है दैट बी सी इज 1.5 टाइम्स ऑफ बी ए, 1.5 टाइम्स। यानी अगर ये 1 है तो ये ज़रूर 1/2 रहेगा, तभी ये 1.5 टाइम्स यानी 3/2 टाइम्स आया है बी सी। तो अगर मैं इसको अब m मान लेता हूँ, इसको m मानता हूँ और इसको n मानता हूँ, ये n हो गया और ये m हो गया, और मैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस n टाइम्स ऑफ b वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n। और अब आप समझ रहे हैं m है क्या, m इज 3/2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस n क्या ले लिया हमने, 1/2 टाइम्स ऑफ b वेक्टर डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1/2। So this is 3/2 times of a vector minus 1/2 times of b vector, और नीचे तो 2/2 आ गया। यानी हमारे पास आंसर आया है 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए दोनों का जस्टिफिकेशन कितनी आसानी से हमारे पास दोनों जब क्लैरिटी आ जाएंगी तो कभी भी क्वेश्चन हमसे गलत नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, मे बी यू विल लाइक, आपको ये ज़्यादा आसान लग रहा होगा पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे इसको अल्जेब्रिकली सॉल्व करने का, लेकिन अगर आपको परफेक्ट होना है तो आपको अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी आनी चाहिए और ज्योमेट्रिकल ट्रीटमेंट भी आनी चाहिए। बच्चों हम अब आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो अगर मैं इसको ए बी और इसको सी ले लेता हूं तो मेरे पास 3 पोजीशन वेक्टर्स आ जाएंगे, और इसको हम जल्दी जल्दी से लिख सकते हैं। और पॉइंट्स क्योंकि कोलिनियर हैं, एक कन्वेंशनल मेथड आप लगा सकते हो जो कि बहुत लेंदी होने वाला है, और पहले मैं एक बार लिख लूं उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, सो द सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस मस्ट बी इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, यानी किन्हीं 2 का डिस्टेंस का सम तीसरे के डिस्टेंस के बराबर होगा। लेकिन इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन बेस्ट क्या हो सकता है, आप जानते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ए बी जो है वो पक्का लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर होने वाला है।
सो ए बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर। और एक बार ये लैम्डा पता लग जाए तो इस लैम्डा की वजह से हम बहुत आसानी से के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए पहले हम ए बी वेक्टर और फिर बी सी वेक्टर जनरेट करते हैं। सबसे पहले ए बी वेक्टर हम जनरेट करने वाले हैं। ए बी वेक्टर विद द हेल्प ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स। सो ओ बी माइनस ओ ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के टाइम्स ऑफ आई कैप, और यहां पर ये होने वाला है 9 टाइम्स ऑफ जे कैप, और ये 0 के कैप। यहां ये फायदा मिल गया। अब बी सी वेक्टर निकालते हैं, और आप कोई भी वेक्टर यूज कर सकते हैं। अगर आप यहां ए बी ले रहे हैं तो यहां ए सी भी ले सकते हैं, लेकिन लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। अब बी सी वेक्टर निकालते हैं। बी सी इज ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर। सो दिस इज 2i प्लस 6j, और यहां देखिए 0 के हो गया है। अब बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर, therefore AB is lambda times। ऑलरेडी अगर आप लिख चुके हैं फिर बार बार नहीं लिखेंगे, आप यहां रेफरेंस डाल सकते हैं विद रेफरेंस। तो अब मैं I कंपोनेंट को I कंपोनेंट से अगर कंपेयर करूंगा, क्योंकि देखिए यहां एक आसान बात ये हो गई है कि I और J कंपोनेंट ही हैं यहां पर, तो K कंपोनेंट की यहां जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान से देखिए, अब यहां जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 माइनस के इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख चुका हूं तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूं। और यहां से देखिए, अब मैं J कंपोनेंट को जब J कंपोनेंट से कंपेयर कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो यहां से लैम्डा निकलेगा 3/2, जिसको हम पुट कर देंगे ऊपर, यानी 1 माइनस के इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू आ गई -2। देखिए कितनी आसानी से हो गया। लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक बताई जाती है, मेथड्स बता दिए जाते हैं, और जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। तो के की वैल्यू निकल आई है -2, और अब मैं आपको लेकर चलूंगा एक दूसरे मेथड पर जो डी रेशियोज पर बेस्ड होगा। देखिए अब हम डी रेशियोज के बेसिस पर इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। हमें मालूम है, वी ऑल नो that if points are collinear, then their d ratios, taking 2 at a time, are either proportional or equal। इक्वल मतलब जब हम उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में ले आते हैं, तो वो इक्वल हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज डी रेशियोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू सम रेशियो लैम्डा टाइम्स ऑफ डी रेशियोज ऑफ बी सी। तो पहले हम डी रेशियोज ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं डी रेशियोज ऑफ बी सी को या डी रेशियोज ऑफ ए बी को, तो ये इक्वल भी हो सकते हैं। तो पहले हम डी रेशियोज ऑफ ए बी निकालते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है, x2 माइनस x1 y2 y2 माइनस y1 इज टू z2 माइनस z1। सो डी रेशियोज ऑफ ए बी निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के इज टू 9 इज टू 0, और डी रेशियोज ऑफ बी सी हो जाएगा 3 माइनस 1 2 इज टू 5 एंड माइनस माइनस 1 6, और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0। तो यहां पर हमारे को एक चीज समझ में आती है कि 1 माइनस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 6 इज इक्वल टू लैम्डा। हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, और हम इन दो चीजों को रिलेट कर सकते हैं ताकि ये एक इक्वेशन बन जाए। बच्चों ध्यान से समझना। और अब हम क्या करने वाले हैं, 1 माइनस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हो गया, और के की वैल्यू आप देख रहे हैं कि सेम आएगी, ऑब्वियसली सेम आएगी। के की वैल्यू इससे आ रही है -2। तो मैं अक्सर आपसे पूछता हूं कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा लगा, और साथ साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता देता हूं। दोनों ही बहुत अच्छे मेथड हैं, लेकिन अगर आप मुझसे कहोगे कि सर अगर आपका टेस्ट लिया जाए तो आप क्या करोगे, तो मैं नो डाउट इस मेथड को यूज करूंगा, सेकेंड मेथड को। तो हम हर क्वेश्चन को ना सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है और उससे रिलेटेड जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट है उसको भी अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इसको समझते हुए, और अगर मुश्किल हो तो पहले वीडियो को रिवाइंड करके इसको दोबारा से समझें. अ वेक्टर इज inclined at equal angles to coordinate axis 3 axes. If the magnitude of r यानी length of the vector is 2√3 units, find the vector. अब what is the meaning of equally inclined? देखिए, मैं यहां पर एक 3D फ्रेम बना रहा हूं और मैं यहां एक्सिस नहीं लिख रहा क्योंकि कहीं भी किसी भी एक्सिस को लिया जा सकता है. अब एक वेक्टर है हमारे पास, तो वो जितना एंगल मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, उतना ही एंगल वो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, और उतना ही एंगल वो जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, जिसको हम गामा लेते हैं. तो इन्होंने क्या बोला है कि द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इक्वल एंगल मतलब इक्वली इंक्लाइंड. इसका मतलब एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा. और आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, यानी कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा. और आपको मालूम है कॉस अल्फा को एल लिखा जाता है, बीटा को एम और कॉस गामा को एन. ऑल्सो ये प्रॉपर्टी सभी को मालूम है दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब अगर मैं m और n के बदले भी l पुट कर दूं, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है, तो हमारे पास आ जाएगा 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1, l स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और l इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3. अब आप कहोगे माइनस क्यों? अगर आप ये डायग्राम देखोगे ना, तो आपको सिर्फ एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है, बट ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री बना रहा हो, तो वहां पर तो cos 120 डिग्री की वैल्यू माइनस होगी ना. तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्लस में भी आए आंसर और माइनस में भी आए. तो इसका मतलब अब अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, यूजिंग द फॉर्मूला r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r इज यूनिट वेक्टर, तो मेरे पास r कैप तो आ गया, और वो r कैप क्या आया? प्लस माइनस 1/√3 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 1/√3 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 1/√3 टाइम्स ऑफ के कैप. यानी अगर प्लस होगा तो यहां तीनों में प्लस होगा, और अगर माइनस होगा तो तीनों ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए भी इक्वली इंक्लाइंड रहेंगे. तो अब देखिए दूसरी गिवन कंडीशन क्या है कि इसकी वैल्यू दी हुई है 2√3 यूनिट्स. तो ये देखिए, और अब आप कहोगे कि सर हो गया क्वेश्चन, क्योंकि आर वेक्टर ये आ रहा है हमारे पास. जैसे ही हम इसे यूं रखेंगे प्लस माइनस 2√3, और देखिए आप मुझसे अब आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि बस अब आपको कैलकुलेशंस करनी है. और ये फिर से मैं आपको बता दूं, एक नहीं 2 आंसर्स आने वाले हैं हमारे पास. तो जो आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप. और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम एबीटी में स्टार क्वेश्चन कहते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग स्टार क्वेश्चंस कहते हैं. तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं. 6th जैसा ही ये क्वेश्चन है, वहां पर डायरेक्टली हमने डी कोसाइंस फाइंड कर लिए थे. यहां देखते हैं क्या है. अ वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 14 यूनिट्स. अगर आपको ध्यान हो, पिछले क्वेश्चन में 2√3 यूनिट्स था, यहां 14 यूनिट्स है. एंड द वेक्टर हैज डायरेक्शन रेशियोज, यानी यहां डी आर्स दिए हुए हैं. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, देखिए, and the components of r given that r makes an acute angle with the axis. If you remember, हमने जब पिछला क्वेश्चन करा था तो हमारे पास यहां 2 आंसर्स आ गए थे प्लस माइनस. तो यहां पर भी एक पॉसिबिलिटी है कि आंसर प्लस माइनस में आएगा, लेकिन एग्जामिनर ने क्लियर कर दिया कि आंसर यूनिक होगा, सिर्फ एक आंसर होगा, और वो ऐसा आंसर होगा जिसमें आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास. नो डाउट ये तो हमें मालूम ही है कि आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज आर कैप, एंड वी आर गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज 14 यूनिट्स. ठीक है. एंड
A is to B is to C, drs of R vector equals 2:3:-6. अब D रेशियो से D कोसाइन कैसे बनता है? आपको पता है, अगर हम एक फैक्टर फाइंड कर लेते हैं जो कि +-1/√(a² + b² + c² होता है, इस फैक्टर को आप कोई भी नाम दे सकते हो, हम यहां लैम्डा लिख रहे हैं। अगर हम यहां लैम्डा फाइंड कर लेते हैं विच इज +-1/√2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और -6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा +-1/√49 विच इज 7। तो आर कैप जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा +-2/7 टाइम्स ऑफ I +3/7 टाइम्स ऑफ J -6/7 टाइम्स ऑफ K। अब आप ध्यान से समझिएगा, हमें यहां पर फिर से आता हूं मैं यहां पर इस लाइन पर, दैट R मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। इसका मतलब हमें ये प्लस के साथ लेना है, हमें यहां पर इसको प्लस के साथ लेना है। अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा, क्योंकि हमें बाहर वाले प्लस को समझना है, यानी हमें ये रिमूव कर देना होगा। अगर ऐसी कंडीशन ना दी जाती तो हमें दोनों केसेस लेने पड़ते। नाउ हम क्या लिखेंगे, वापस लाता हूं इस कंडीशन को, और हम लिखेंगे बिकॉज आर वेक्टर इज मेकिंग acute angle with the x-axis, therefore r cap would be प्लस, सिर्फ प्लस वाला, और यहां अंदर जो अरेंजमेंट है वो है प्लस प्लस और माइनस, यानी 2i/7 + 3j/7 -6k/7। और बाकी तो आपको मालूम ही है कि आपको आर वेक्टर निकालने के लिए बस ऐसा करना है, और अब तो आपको मालूम ही है कि बस आर वेक्टर निकालने के लिए आपको ऐसा करना है, और ये 14 है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए हमारे पास आ गया 4i + 6j -12k। तो अगर पूछा जाता है कि डी कोसाइंस क्या है, तो डी कोसाइंस हो गए, यानी LMN हो गए, L, M, N, इस तरह के कोनिकल ब्रैकेट में रखा जाएगा, तो ये हो गया 2/7, 3/7, -6/7। और हम इसे चेक भी कर सकते हैं, इनको स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो आंसर 1 होना चाहिए, और आर वेक्टर की जो वैल्यू है खुद वो ये रही हमारे सामने। और वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स अगर उन्होंने मांगे हैं, कॉम्पोनेंट्स, तो हम उन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर ये हो गए 4i कैप, 6j कैप, -12k कैप। तो इसी के साथ हमने पहला फेज खत्म करा एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को बिल्कुल CBSE वाले तरीके से और एक बेटर तरीके से सॉल्व करते हुए हमने यहां पहला फेज खत्म कर लिया है। और अब एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वहां हम यूज करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के लॉजिक्स। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप कितना वेट कर रहे हैं अगले लेक्चर के लिए, और इसके अलावा आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों के वीडियोस हम बनाने की कोशिश करेंगे। इस चैनल पे कमेंट करते रहिए, इसको सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।